दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, न्यायिक जगत का एक बहुत बड़ा मामला है और वो ये है कि 8 अप्रैल को इसी वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला किया था, जिसके जबरदस्त इम्प्लीकेशन सामने नजर आए। और वो ये कि कोई भी राज्यपाल विधानसभा से, विधानमंडल से जो पारित विधेयक हैं, उनको अपनी मंजूरी देने के लिए वो अनंत काल तक नहीं रख सकता अपने पास। यहां तक कि माननीय राष्ट्रपति के यहां भी विचारार्थ वो सुपुर्द किया जाता है, तो वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सुविचारित जजमेंट में जो बात रेखांकित की गई थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड असेंबलीज लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके ऊपर राज्यपाल जो मनोनीत हैं सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको इतने अधिकार, जो एक व्याख्या हो सकती है उस जजमेंट की, वो इतने अधिकार नहीं दिए जा सकते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दें। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन तय की थी और वो थी 1 महीना राज्यपाल महोदय के लिए और महामहिम राष्ट्रपति के जो कार्यालय है उसके लिए 3 महीने। तमिलनाडु में 10 विधेयक लंबित थे। उसमें एक तो था जो 2020 से लंबित चला रहा था, 2020। और केरल में भी यही हाल था। विपक्ष शासित जितनी सरकारें हैं, कमोबेश हर जगह यही स्थिति थी। कहीं ज्यादा विधेयकों की संख्या थी, कहीं कम थी। केरल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला और लंबित भी रहा। तो इसी फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वो बहुत ही उसको नागवार गुजरा था ये फैसला। बहुत सारे उसके पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अलग अलग ढंग से बातें कही। केरल के गवर्नर तक ने इस पर टिप्पणी की और भी कई गवर्नर्स ने इस पर टिप्पणी की। तो ऐसा समझा जा रहा था कि जरूर सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीजें आएंगी सामने। लेकिन इस बार राष्ट्रपति भवन से चीजें सामने आई हैं और महामहिम राष्ट्रपति ने, जो भारत के संविधान में 143(1) अनुच्छेद है, उसके तहत जो अधिकार है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, जो बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी होता है, और मैं लिस्ट देख रहा था, वो ज्यादा नहीं है भारत में अब तक जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुए हैं, तो उसका उपयोग किया गया है इस बार। और 14 सवालों की एक फेहरिस्त भेजी है महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसकी एडवाइस, उसकी ओपिनियन लेने के लिए। तो हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इकबाल अंसारी साहब से, क्योंकि वो एक न केवल बड़े न्यायविद हैं, बल्कि बहुत ही बेहतर ढंग से चीजों को पेश करने का अंदाज भी उनका है। हमने सोचा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक न्यायविद ही इस विषय पर हमारे दर्शकों, श्रोताओं को सही तथ्यों के साथ एनालिसिस पेश करने में समर्थ होगा। तो अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं पहले ही कहता हूं, खैर मकदम, कि आपने हमारा आमंत्रण मंजूर किया। आप से पहला सवाल मेरा है, आप जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का ये फैसला सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में? ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, वो इसलिए कि एक फैसला हो चुका है और अगर आप जो क्वेश्चंस रेज किए हैं, इनका इफेक्ट जो है उस जजमेंट पर पड़ेगा या ऑर्डर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस लिहाज से इसके लिए रिव्यू पिटीशन होना चाहिए था, लेकिन रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों के पास जाएगा और शायद सरकार को ये खदशा होगा कि कुछ मामला आगे नहीं बढ़ेगा, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाएगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन के अंतर्गत इसको लाया गया है।
दूसरी चीज जो मैं आपके श्रोताओं के लिए क्लियर कर दूं वो ये है कि ये राष्ट्रपति का अपना नहीं है एडवाइजरी। ये मैं किसी एलिगेशन के जरिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कानूनी तौर पर ये है कि एडवाइजरी जो जो एडवाइजरी नहीं, जो एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए जो महामहिम राष्ट्रपति ने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं वो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister। तो ये जो है ये उसी प्रावधान के अंदर में ये आता है। तो ये राष्ट्रपति का अपना नहीं बोल सकते कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। राष्ट्रपति का जो रोल है उसको एक्टिवेट करता है भारत का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब 2G का केस हुआ था तो उसमें हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद रॉय, उन्हें बहुत ज्यादा जीरो लगा दिए कि इतना का लॉस हो गया जितना लोग गिन भी नहीं पा रहे थे। उसमें उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप पहले आएंगे तो आपको 2G स्पेक्ट्रम पहले मिल जाएगा, कोई दूसरा बाद में आएगा तो उसको बाद में मिलेगा। उस पर उन्होंने बोला कि इसका ऑक्शन होना चाहिए था और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया और यही 2G का केस है। लेकिन उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने में ये आया कि इसका क्या नेशनल एसेट्स जो हम वो बोलते हैं या नेशनल लार्जेस्ट, उसका डिस्पोजल सिर्फ ऑक्शन से हो सकता है और नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम इसका जवाब देंगे लेकिन हम जो जजमेंट हो गया हम उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं उससे वो जजमेंट इंटरफियर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन गई, वो क्या लेते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि हम जो 2G का जजमेंट है हम उसको इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन हम लॉ के पोजीशन को क्लियर कर देंगे कि ऑक्शन इज ऑक्शन ओनली सोर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ नेशनल एसेट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है और उसका कारण भी था। अगर आप समझ लीजिए आज हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सस्ते में हम 2G या 4G 5G दें जिससे वो मोबाइल का आसानी से यूज़ कर सकें, इंटरनेट उनके पास अवेलेबल हो, तो हम एक ऐसा सिस्टम तो नहीं कर सकते ना कि वो उनके रीच से बाहर हो जाए, इतना महंगा हो कि वो नहीं खरीद सकें। तो अगर हम ऑक्शन से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो जो ऑक्शन से खरीदेगा वो तो पैसा भी निकालेगा ना, और पैसा किससे निकालेगा? कॉमन आदमी से निकालेगा, बड़े बड़े लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से तो क्या ही निकाल लेगा। ये तो जो रास्ते में चलने वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, घर में काम करने वाले हैं, उन लोगों के पास जो मोबाइल है उससे निकाला जाएगा। तो अगर ये सरकार डिसाइड कर लेता है कि हम इनको सस्ते में देंगे और हम ऑक्शन नहीं करेंगे, तो ये कैसे बोला जा सकता है कि ये पॉलिसी गलत है और इतना एब्सर्ड है कि इसमें अरबों लाख रुपए का नुकसान हो गया हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वही हालत यहाँ भी है। अभी एक जजमेंट हो चुका है, अब उसका इस एडवाइजरी ओपिनियन को लेकर सरकार क्या करना चाहती है, उन उन फैसलों को बदलना चाहेगी, क्या करना चाहेगी। दूसरी चीज जो है, जो मैंने आपको बोला कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और
ये जो हमारे सामने में एडवाइजरी ओपिनियन के लिए आया है, ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत नहीं है। ये हमें समझना होगा कि ये सरकार का है, जो सरकार ने उनके जरिए से सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं। ये कुल मिला के ये सिचुएशन है। तीसरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, बल्कि हर एक सिविलाइज्ड कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी आर्बिट्रेरीनेस ना हो, कोई भी अनरीजनेबल काम नहीं हो। तो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकते जो इतना आर्बिट्रेरी हो, इतना अनरीजनेबल हो कि उससे दो इफेक्ट हो जाए। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ही खत्म कर दे, दूसरा इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा हो जाए कि कानून उस तक पहुंच ही नहीं पाए। बोलते हैं ना, जितना आप ऊंचा है कानून उससे भी ऊंचा है। तो इस लिहाज से प्रेसिडेंट या गवर्नर, खास करके प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं हो जा सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाए। ये नहीं हो सकता, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहना होगा। और ये कौन बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव तो नहीं बता सकता, ये तो जुडिशरी ही बताएगा कि आपके लिमिट्स क्या हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। इस लिहाज से जो है, अगर आपने जो बात बोली उसको हम आगे बढ़ाएं, अगर जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू किया जाए, तो फिर ये होगा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, और फेडरलिज्म को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है। ये वन ऑफ द फंडामेंटल्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फेडरलिज्म फेडरलिज्म अगर हमारा कोई ऐसा कदम गवर्नर और प्रेसिडेंट उठाए जिसको फेडरलिज्म खत्म हो जाए, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले वही सरकार दूसरे स्टेट की चलाएंगे, तो वो तो प्रिंसिपल खत्म हो जाता है ना। अब इसमें जो प्रावधान है जिसके अंदर में बिल आता है गवर्नर के पास, उसमें यह है एज सून एज पॉसिबल ही विल आइदर गिव एन एसेंट और ही विल विदहोल्ड द एसेंट। अगर वो विदहोल्ड करते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा भेज सकते हैं क्योंकि ये हमारे ये ऑब्जर्वेशन, हमें ये चीजें अटपटी लगती हैं, आप इस पर अपना इसको आप एग्जामिन करके देख लीजिए, और उसके बाद जो आए वो बाइंडिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और तीसरा रास्ता है कि आप प्रेसिडेंट के पास में भेज दें, तो उसमें वर्ड जो है वो एज सुन एज पॉसिबल है। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है जितनी जल्दी हो सके। कॉमन आदमी के लिए यही है कि जल्द से जल्द। तो जल्द से जल्द तो ये नहीं हो सकता ना कि आप 2 साल तक बैठे रहें उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जो रेगुलर कोर्स में बिजनेस हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन में आप उसको बाहर कर लें। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आप 1 महीने के अंदर डिसाइड कर दें, वो बहुत अनरीजनेबल नहीं लग सकता। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन भी लिखा गया है कि सुप्रीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइमलाइन नहीं दिया है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए को टाइमलाइन ला सकते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा, जब कानून बनाया गया, जब संविधान बनाया गया, इसको चलाने वाले जो भी होंगे वो संविधान की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। मतलब जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हर एक इंस्टीट्यूशन जो है, हर एक पर्सनैलिटी उसको मानेगा, और वो प्रेसिडेंट को भी मानना होगा, गवर्नर को भी मानना होगा। प्रेसिडेंट को ज्यादा मानना होगा क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बोलते हैं ना, जब
व्हेन यू हैव ग्रेटर पावर यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह जो प्रेसिडेंट है उनका जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर ही तो चलेगा सारा कुछ। सर यहीं पर मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले एक और न्यायविद को सुन रहा था, और उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिफरेंस जो हुआ है उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 5वें नंबर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने ये पूछा है कि इन द absence of constitutionally prescribed time limit and the manner of exercise of powers by the governor, can timeline be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders for the exercise of all powers under Article 200 of the Constitution of India by the governor। तो ये बात उसमें रखी गई है। तो उसमें मैं सुन रहा था एक न्यायविद को कि भाई आप भारत के राष्ट्रपति को कैसे टाइमलाइन में बांध सकते हैं कि आप 3 महीने में कोई फैसला कर दीजिए। आप ये तो हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, चाहे जो सरकार हो, जो राष्ट्रपति हो, वो सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर है हमारे देश का। तो ऐसे में आप राष्ट्रपति को किसी टाइमलाइन में कैसे बांध सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन का जो फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता का ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति, गवर्नर सभी इसको माने। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे मैंने आपको बोला, वो अपना एडवाइस देते हैं कि क्या करना है, वो रिपोर्ट ला के देते हैं प्रेसिडेंट के हाउस में। उन्होंने बोल दिया कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, और राष्ट्रपति को जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठ जाता है। साल भर बैठ जाता है, 2 साल बैठ जाता है। बैठ सकता है अगर हम कोई टाइम लिमिट नहीं दे तो ये कर सकता है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस मामले में चलता है जहां पर सारे लोग अपने अपने मर्यादा का उल्लंघन न करें। जो हमारी ड्यूटी है हम उसको पूरी तरह माने, तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कोई मतलब है। नहीं तो फिर किसी को तो बोलना होगा ना। अब ये 3 महीने की जगह वो 6 महीना होना चाहिए था, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड से कोई ये नहीं है। लेकिन आप जब कुछ नहीं करेंगे तो पीरियड तो कोई तो फिक्स करेगा ना, और फिक्स तो वही करेगा। हम लोगों को ये भी पता है, आज तो ये भी मान के चला जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। ये तो हमारे 9 जज बेंच का फैसला है एसआर बोमई के केस में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उस फैसले को एग्जामिन कर सकता है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। उसमें एक ऑब्जर्वेशन और है उस एसआर बोमई में, कि हम जो सरकारें डिसमिस कर दी गई हैं, हम उनको दोबारा रीइंस्टेट कर सकते हैं, हमारे पास ये पावर है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अब बदल गया है। इस बीच में इलेक्शंस हो चुके हैं असेंबलीज के, आप समझ रहे हैं। तो अगर 2 चीजें हम क्लियर रख लें अपने पास, ये सही है कि कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिससे सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो स्टॉप हो जाए, एक स्टेट बिल्कुल ही डिसेबल्ड हो जाए, वो कुछ कर ही ना पा रहा हो। अब इतना बड़ा जो फैसला हुआ है ये बैंक नेशनलाइजेशन का, वो कोई कम बड़ा फैसला तो नहीं था। अगर उस पर नहीं एग्री करते तो, कोई जवाब ही नहीं देते उस पर, तो जमींदारी एबोलिशन इतना जबरदस्त उसका रिपरकशन रहा है और कास्केडिंग इफेक्ट रहा है। इसने एक सिस्टम को खत्म करके दूसरा सिस्टम लेके आया है। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी है, इसका क्या होगा? तो जो हम जो समझते हैं, हमारा जो अपना समझने का है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज फेल कर जाएं अपनी ड्यूटी में, तो ये जुडिशरी की ड्यूटी बनती है उनको याद दिलाना कि आपकी ड्यूटी क्या है। उसमें ये जरूर हो सकता था कि कोर्ट ये बोल सकता था अगर 3 महीने अभी आप और नहीं दिए
तो हम इस पर ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसपे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई ये ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मेरे समझ में ये है कि कोर्ट जरूर ये कर सकता है कि आप अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। एक चीज जो मुझे लगता है जरा सा मुश्किल वाला है वो ये है कि इसमें एक है कि अगर आपने 3 महीने नहीं दिया देन इट विल बी डीम टू हैव बीन गिवन एसेंट। वो हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है कि भाई ये डीमिंग प्रोविजन कैसे हो जाएगा, एसेंट तो होना ही होगा, उस पर डिबेट हो सकती है। जी और कोई भी जज जो है जब वो डिसीजन देता है, हम खुद भी जज रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। वो तो एक कानून का एक जो समझता है जो सही इंटरप्रिटेशन है वो देता है। हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन गलत हो, बिकॉज ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो ह्यूमैनिटी चलाते हैं। टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन मीन्स इवन द सुप्रीम कोर्ट कैन कमिट एरर। लेकिन एक बात जो लोगों को इस खबर के ब्रेक होने के बाद जो जिन लोगों ने खबर पढ़ी है उन लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, हम जैसे लोगों के दिमाग में उठा है कि अगर 5 जजों की बेंच के समक्ष ये मामला जाता है और जो आमतौर पे परंपरा है, तो अगर इस पर उसमें डिस्कशन होता है, ओपिनियन उसमें इवॉल्व की जाती है और कल्पना करें कि ओपिनियन जो जाती है वो 2 जजों की बेंच के फैसले से अलग है, जाहिर है वो ओपिनियन है, जजमेंट नहीं है। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जो ओपिनियन इवॉल्व होगी इस मैटर पे और जो जजमेंट है ऑलरेडी, तो कौन किसको प्रभावित करेगा, या 5 जज की बेंच फिर इस पर फैसला कोई करेगी? जब तक कि उनके सामने में कोई नहीं आ जाए तो फैसला कैसे करेंगे? तो ये जो एडवाइजरी ओपिनियन देगा सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद जो है इसको उस डिवीजन बेंच के सामने में ले जाना होगा या एक नया बेंच बनाना होगा जिसके सामने में यह है कि कानून अब ये है कि प्रेसिडेंट को कोई, समझ लीजिए प्रेसिडेंट को कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता, समझ लीजिए ये एडवाइजरी हो गया, तो इसका ओपिनियन वहां पे आ गया तो ऑटोमेटिकली उनको वो जजमेंट नहीं चलेगा फिर, क्योंकि वो 2 जजेस का फैसला है वो नहीं होगा। ये है। जी, लेकिन हम तो अतीत में देख चुके हैं कि कुछ राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक पा करके रिवोक किया। पास्ट में हमने देखा है कुछ जगहों पर। वो एडवाइजरी ओपिनियन में नहीं था। अच्छा। हाँ, वो एडवाइजरी ओपिनियन में नहीं था। वो तो मैंने बोला, आज के दिन में तो ये डाउट नहीं है ना कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो जुडिशियली रिव्यूएबल है, उसका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है, ये तो सारे लोग ही मानते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूव है महामहिम राष्ट्रपति के यहां से, क्या ये मूव अगर अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली या कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो ये ज्यादा टैक्टिकल है? क्योंकि अगर एक ओपिनियन आती है और जो जजमेंट के विरुद्ध जाती है तो जजमेंट को चेंज करने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला ना 2G वाले में, उन्होंने उस पर बोला कि हम इसका जवाब जरूर देंगे कि नेशनल वेल्थ को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका सिर्फ ऑक्शन है या कोई और भी, लेकिन हम उस जजमेंट को नहीं छोड़ेंगे। अगर इस अंडरस्टैंडिंग से कुछ होता है तो बात दूसरी है, तो वो फैसला तो रह जाएगा, कानून जरूर बदल जाएगा लेकिन वो फैसला रह जाएगा। अब ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। जी, एक तो एक ये चीज एक जी चीज और इसमें आया है कि भाई ये उसमें जो आर्टिकल को रेफर किया गया है वो ये है कि क्या ये इसके लिए कोई सूट होना चाहिए या इस आर्टिकल में ऐसे प्रावधान है। और मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि सूट जहाँ तक है वो स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई है उसके लिए हो सकता है। स्टेट और सेंटर के बीच में जो
लिटिगेशन है उसके लिए हो सकता है, इस मामले में नहीं। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ही सकता है, इवन हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई। और तीसरी बात जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज ये ओथ लेता है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम ये लेते हैं कि प्रिजर्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हम कोई भी इसको आघात करे हमें बर्दाश्त नहीं है। प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हम करने ही नहीं देंगे जिससे आप इसको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय कर दें। डिफेंड, ये बाहर से आके कोई डिफेंड थोड़ी करेगा, चाइना थोड़ी करेगा, पाकिस्तान थोड़ी करेगा। डिफेंड तो इसी कंट्री के लोगों से होना होगा ना। तो अगर किसी का जो है ऐसा है एटीट्यूड जिससे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको तो डिफेंड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो नहीं एब्डिकेट कर सकता अपने आप को कि हम ये नहीं डिसाइड करेंगे। क्यों नहीं डिसाइड करेंगे भाई आप? हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट को भी है। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट रूल के लिए हाई कोर्ट्स ने भी तो डिसीजंस दिए हैं। आपको याद होगा कल्याण सिंह के शायद यस यस। सरकार की बात थी ना, जहां वो रात को उन्होंने बदल दिया था गवर्नर जो थे वो भंडारी साहब, भंडारी साहब। वो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट जो है वो रीइंस्टेट हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पावर सुप्रीम कोर्ट को भी है, पावर हाई कोर्ट को भी है। हाई कोर्ट भी ले सकता है। ओपिनियन देने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हर एक हाई कोर्ट से ओपिनियन आनेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक जगह सेंट्रलाइज होना चाहिए। लेकिन ये है उर्मिले साहब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा जब इसके फंक्शनरी जो है, इसके चलाने वाले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही उल्लंघन करेंगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला भी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बहुत अच्छा बना लिया, लोगों ने बड़ी तारीफ कर दी, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि उसको चलाने वाले कैसे चला रहे हैं। और वही बात आप पूछ रही है कि आप कैसे चला रहे हैं सरकार। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस दिया है ये प्रेसिडेंट का अपना नहीं, ये सरकार का है। ये हमें समझना होगा, ताकि कोई ये ना सोचे कि भाई ये प्रेसिडेंट इतनी हर्ट हो गई है कि उन्होंने ये स्टेप लिया है और एक सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन देने के लिए बोला। ये नहीं, ये तो सरकार क्या। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, महामहिम राष्ट्रपति ने स्वयं ये बात सोचकर की होगी। नहीं कर सकते ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। She acts on the ad and advice of the Council of Ministers, which is headed by the Prime Minister. उनका फंक्शन ही यही है। वो अपना आप कैसे ले लेंगे डिसीजन? वो उन चीज में ले सकती है जिसमें उनका डिस्क्रिप्शन है, और उनका डिस्कशन तो है नहीं इन चीजों में। इसीलिए तो आपके ऊपर जो है आज कोई भी, आज पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं उठता ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ही इसलिए उठ रहा है। आज पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता और प्रेसिडेंट उसको एसेंट भी नहीं देती, कुछ नहीं करती, लेके बैठ जाती। दो बिल्कुल सर, आखिरी सवाल कि क्या आपको एक न्यायविद होने के नाते क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति भवन के जरिए वाया प्रेसिडेंट हाउस नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट उनको रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था, 5 जजों की बेंच के सामने वो जाते और वहां से जो फैसला होता वो फिर लागू होता। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस को इन्वॉल्व करने से एक जो महामहिम राष्ट्रपति की एक जो अपनी जो एक संवैधानिक गरिमा है, पूरा देश उनको मानकर चलता है कि वो न्यूट्रल है और पूरा देश उनके लिए बराबर है, तो क्या इससे प्रभावित होती है यह स्थिति? होती तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि रिव्यू पिटीशन में सरकार को ये लगा होगा कि शायद रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाए, इसलिए सरकार को एडवाइजरी ओपिनियन लाना पड़ा। और एडवाइजरी ओपिनियन थ्रू प्रेसिडेंट ही आ सकता है। ये मैं सरकार को बुरा नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
कि लोगों को ये अंदाजा रहे कि ये प्रेसिडेंट ने अपने से कुछ नहीं किया है, सरकार ने बोला है, उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। ये ओपिनियन का भी जो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता, तो वो प्रेसिडेंट बोल सकते तो मैं नहीं भेजूंगा पर सुप्रीम कोर्ट। हम ऐसा सिचुएशन विजुअलाइज नहीं कर सकते ना कि एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग में इस तरह का कोई डेडलॉक आ जाएगा। और जो राज्यपाल वगैरह कर रहे हैं और कर रहे थे, उससे तो डेडलॉक होना ही था। कि इसमें वो बिल भी है ना जिसके अगेंस्ट में आपको बहुत सारे हैं, कोई एक दो तो नहीं है ना। आज काउ स्लॉटर इतना बड़ा, उसके ऊपर में कोई कानून बना दे और आप बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बैठ जाएंगे इस करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल बैटल जो है अपोजिशन और सत्ताधारी जो पक्ष है इस समय देश का, वो जो पॉलिटिकल बैटल दोनों की है वो जुडिशरी में जाकर अब फाइट की जा रही है? नहीं, वो तो मैं नहीं समझता, कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि हम लोगों के अंदर एक कमी है एक अंडरस्टैंडिंग की। हम समझते हैं कि शायद ओपोजिशन जो है वो सरकार के ऊपर नहीं है, नीचे है, और सरकार सबसे ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पार्टी को आपने पावर दे दिया टू रूल, टू गवर्न, दूसरे पार्टी को आपने बता दिया कि तुम देखो और देखो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तो है ओपोजिशन, कि आप कानून के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये भी उसका तो, वो भी इंस्टीट्यूशन है ना, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है। ये कैसे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं आता है वो। अभी कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुआ है, इस पर कोई स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों होगा, सरकार से क्यों सवाल पूछा जाएगा। अरे जब चाइनीज एग्रेशन था तब भी पूछा गया, उस टाइम में भी पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया। जब बांग्लादेश का वार हो रहा था, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और आप जानते भी होंगे, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब इंदिरा गांधी के पास ये खबर आई कि पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है ढाका में, तो वो दौड़ते हुए गई पार्लियामेंट में, अपना चप्पल पहनना भूल गई, इतना एक्साइटेड थी, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था। इंदिरा गांधी भी तो बोल सकती थी नहीं हम पार्लियामेंट तो नहीं चलाएंगे। आप इंग्लैंड की तरफ देख रहे, क्योंकि हम लोग तो इंग्लैंड को ही फॉलो करते हैं ना। या उसमें भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पार्लियामेंट चला, और चर्चिल को बीच बीच में आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, तो उसको भी बोलना पड़ा ना। आज इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई ट्रंप ने मध्यस्थता की कि नहीं की, उन्होंने हम ट्रेड आपके साथ नहीं करेंगे ऐसी कोई धमकी दी कि नहीं दी, ये सारी बातें हैं। ये भी तो पब्लिक का हिस्सा है ना। जो पब्लिक सरकार को बना रही है वही पब्लिक तो इनको भी बना रही है। तो आप इनको कुछ नहीं बताएंगे, फिर आप सर्वदलीय बैठक जो है वो किस लिए बुलाते हैं? सरमन सुनाने के लिए तो नहीं बुलाते हैं ना कि हम स्पीच देंगे आप सुनते रहिए। आप तो वहां डिस्कशन के लिए बुलाते हैं। ये दूसरी बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को उसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती तो नहीं जाती, ठीक है, वो उनका अपना है। और जी, कुछ लीजिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पहलू को हमारे दर्शकों श्रोताओं को एक्सप्लेन किया। और मैं समझता हूं कि न्याय का जो ये क्षेत्र है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि बहुत जटिल सवाल हैं, लेकिन इन जटिल सवालों पर लोगों का दिमाग साफ होना चाहिए। और जब वो सूचित होंगे, जब उनको सूचनाएं मिलेंगी, उनको ज्ञान मिलेगा, डेमोक्रेसी को तभी मजबूत किया जा सकता है। डेमोक्रेसी के प्रति तभी लोगों को लगेगा कि हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, विवेक क्या बताता है, संवैधानिकता क्या बताती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।